6 मिलियन लोग ऐसे देख रहे होते इसमें हैं। क्या हो गए? 7 हो गए। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके, इधर देखो दोबारा। लिसन एवरीवन बच्चे, लिसन। हमारे पास प्लांट सेल है, हमारे पास प्लांट सेल है जिसकी सबसे आउटर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। सेल वॉल। और अंदर वाली बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज रिजिड और सॉफ्ट? रिजिड और सॉफ्ट? रिजिड। ठीक है जी। सेल वॉल जो है ये कभी भी अपनी शेप, आप ये लगा लो, चेंज नहीं करती। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है ना, जैसे ये सेल वॉल है तो ऐसे हो गई या थोड़ी सी अंदर की तरफ हो गई, बस। तो सेल वॉल क्या करेगी? अपनी शेप टेंजल जी चेंज नहीं करती। ओके, उसके बाद इसमें एक सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होगा प्लांट सेल में? वैक्यूल। और एक और इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस। बाकी सारे जितने भी कंटेंट्स है वो। बात समझ आ गई बच्चे? पहले समझ लो फिर कॉपी करना। रिजल्ट ध्यान दो बच्चे। मैंने क्या किया, इसको रख दिया हाइपरटोनिक में। किसमें बेटा? बोलो। हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब क्या? ज्यादा। सोल्यूट क्या है? ज्यादा। और वाटर क्या है? कम। वाटर क्या है? कम। मतलब मैंने इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, शुगर सॉल्यूशन में रख दिया, किसी में भी रख दिया। ठीक है बच्चे? बोलो कौन सा प्रोसेस होगा यहां पे? पानी बाहर आएगा अंदर? बाहर आएगा अंदर? बाहर। क्योंकि बाहर पानी क्या है? कम। तो प्रोसेस कौन सा होगा बच्चे? एक्स ऑस्मोसिस। और सेल वॉल तो रहेगी जहां है वहीं। सेल वॉल तो जहां है वहीं रहेगी, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर जाएगी बच्चे? श्रिंक। क्या कर जाएगी? क्या कर जाएगी? श्रिंक। ठीक है, क्या कर जाएगी? श्रिंक। ओके, कहां ट्यूशन लगा रक्षित? ओके। वैक्यूल्स भी क्या हो जाएगी बच्चे? छोटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी छोटी? क्योंकि वैक्यूल्स में ही सारा वाटर क्या था? एब्जॉर्ब था। वो वाटर भी क्या आ गया? बाहर आ गया। क्या आ गया बच्चे? वाटर बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर है? जो स्पेस बच गई वहां पे बच्चे आपके पास वाटर है जो लगातार क्या निकलता जा रहा है? बाहर निकलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, सेल वॉल क्या पानी को रोक सकती है? सेल वॉल तो क्या है? फ्रीली परमिएबल है, किसी को नहीं रोकती। वो तो सिर्फ एक नाम की क्या है? दीवार है, लेकिन इट्स वेरी वेरी रिजिड एंड हार्ड। इट्स वेरी वेरी रिजिड एंड हार्ड। ये थोड़ी सी चीज है ना, बाद में ज्यादा समझ आएगी अपने को, एक बार आप ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, सेल जब ऐसे हो जाए तो आप सेल को क्या बोलते हैं? सेल क्या हो गया? बढ़िया गया। क्या हो गया? सेल फ्लैसेड। क्या हो गया? सेल क्या हो गया? सेल। ठीक है, सेल क्या हो गया? फ्लैसेड। तो इस सेल की कंडीशन को, सॉरी, सेल की स्टेट को, सेल की स्टेट को आप क्या बोलेंगे बच्चे? फ्लैसेड। और एक बढ़िया नाम देता हूं, इससे भी अच्छा नाम क्या है? प्लाज्मोलाइज्ड। क्या बोलेंगे? द सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड। द सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, पहले ये बनाओ, ये लिखो, ये बनाओ और ये लिखो। करो शुभम, ड्राइंग हो जाती है, ये कर लिया बच्चे। राधिका, उससे भी भद्दी कोई मिस्टेक कर सकते हो आप? तेरे कभी नंबर ना घटे बच्चे। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो हमेशा, और इजी वाले में गड़बड़ कर जाते हो। ये रिद्धि, उधर हम आधा पौना नंबर। लिखो 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 बच्चे। अच्छा, अगर हमारा सेल होता तो क्या ऐसे ही रहता बच्चे? नहीं, हमारा सेल क्या करता? पूरे का पूरा सेल ही क्या हो जाता? श्रिंक हो जाता। क्योंकि हमारे सेल में
हमारे सेल में सेल वॉल नहीं है, हमारे सेल में सेल वॉल नहीं है। बाहर से ऐसे लगेगा वैसा ही है सेल, लेकिन अब सेल सॉफ्ट है या हार्ड है बच्चे? सॉफ्ट हो गया सेल, है ना, क्योंकि सेल पे पहले तो सेल मेम्ब्रेन ने क्या कर रखा था, देखना, सेल मेम्ब्रेन ऐसे पुश करती है किसको, किसको, सेल वॉल को। अब क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, सेल वॉल से दूर, तो सेल वॉल पे जो प्रेशर था, जो सेल वॉल को ऐसे रखता था बिल्कुल, अब वो प्रेशर क्या हो गया, कम, तो सेल वॉल हल्की सी क्या पड़ जाएगी, सॉफ्ट पड़ जाएगी। सेल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। प्लांट क्या हो जाएगा, विल्ट कर जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते, बता रहा हूं भी। हो गया, लिख लिया, लिखो, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस is plasmolysis is contraction of, plasmolysis is contraction of cell contents, plasmolysis is the contraction of cell contents स्लैश मार के लिखो साइटोप्लाज्म, सेल कंटेंट्स स्लैश डाल के लिखो साइटोप्लाज्म, सेल कंटेंट्स स्लैश मार के लिखो साइटोप्लाज्म, फ्रॉम द सेल वॉल, फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू, फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस, ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस, when cell is placed in, due to X osmosis, when cell is placed in, कौन सा सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एक बार डेफिनेशन पढ़ो और बोर्ड पे चेक करो सही है गलत क्या, अपना दिमाग लगाओ कि बोर्ड पे जो हो रहा है वो और जो तुमने लिखा है सही है दोनों, खुद लिख देख लेना यार। यही है, सेल को किस में रखा, हाइपरटोनिक में, क्या होगा, एक्सोस्मोसिस, सेल कंटेंट्स क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, प्लाज्मोलाइसिस, क्या बोलोगे, प्लाज्मोलाइसिस, क्या बोलोगे, प्लाज्मोलाइसिस। आगे लिखो, फ्लैसिडिटी इज अ कंडीशन, फ्लैसिडिटी इज अ कंडीशन इन विच, flaccidity is a condition in which the cell contents shrink, flaccidity is a condition in which the cell contents shrink, flaccidity is a condition in which the cell contents shrink and cell is no more tight, and the cell is no more tight, है ना। सब्जियां बच्चे थोड़ी देर बाद क्या हो जाती हैं, फ्लैसिड, कंडीशन को क्या बोलेंगे, फ्लैसिडिटी, है ना, क्यों, क्योंकि क्या हो गया उसमें, एक्स ऑस्मोसिस, पानी क्या हो गया, बाहर चला गया। देखो अभी के लिए यही रखो दिमाग में, प्लाज्मोलाइसिस एंड फ्लैसिडिटी इज अ काइंड ऑफ वन एंड द सेम थिंग, और ऐसे ही फ्लैसिड एंड प्लाज्मोलाइज्ड इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अगर स्टेट पूछ ले सेल की तो बोलोगे फ्लैसिड या फिर प्लाज्मोलाइज्ड, अगर पूछ ले कंडीशन इन विच द सेल कंटेंट श्रिंक या द कंडीशन इन विच द सेल मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन प्लेस्ड इन दिस, तो उसका आप प्लाज्मोलाइसिस बेटर है, नहीं तो फिर क्या लिख दो, फ्लैसिडिटी। अच्छा एक और ध्यान रखना, सिर्फ प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस और फ्लैसिडिटी दोनों होंगे, एनिमल सेल में सीधा सीधा क्या लिखना है, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना एनिमल सेल में प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि सेल वॉल है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल कंटेंट्स फ्रॉम सेल वॉल। प्लांट सेल है तो चाहे प्लाज्मोलाइसिस लिखो चाहे क्या लिखो, फ्लैसिडिटी, लेकिन एनिमल सेल है तो क्या लिखना है, फ्लैसिडिटी। प्लांट सेल है तो चाहे फ्लैसिड कह दो उसे, चाहे प्लाज्मोलाइज्ड, लेकिन अगर एनिमल सेल है तो क्या कहना है उसे, फ्लैसिड, प्लाज्मोलाइज्ड नहीं कहना। बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, डायग्राम बैक्टीरियल वाला बनाया था, होती है ना सेल वॉल, तो बैक्टीरिया क्या होगा, प्लाज्मोलाइज्ड, क्या होगा, प्लाज्मोलाइज्ड।
हमारे सेल्स प्लाज्मोलाइज्ड होंगे नहीं, क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, फ्लैश। क्या हो जाएंगे, फ्लैश। समझ आ गया बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। डन। अब अगर मैं इस सेल को किस में डाल दूं, फ्रेश वाटर में, तो सेल मेम्ब्रेन जो दूर गई थी वो वापस क्या आ जाएगी, सेल वॉल के पास, और इसे क्या करेगी, पुश। तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। क्या हो जाएगा? लेकिन पहले सेल प्लाज्मोलाइज हुआ, उसके बाद टर्जिड हुआ, तो इसको हम लिखेंगे, लिखो, डी प्लाज्मोलाइसिस। डी डीई डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस। Deplasmolysis. The reverse of plasmolysis. The reverse of plasmolysis. Deplasmolysis की definition है reverse of, very good, नदियां, reverse, उल्टा, the reverse of plasmolysis when a plasmolysed cell is kept in, when a plasmolysed cell is kept in, क्या लिखा हूं बच्चे, कौन सा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। when a plasmolysed cell is kept in hypotonic solution। दुनिया का सबसे तगड़ा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन है? इस दुनिया का सबसे तगड़ा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन है? फ्रेश वाटर। कौन है बच्चे? फ्रेश वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें कोई सॉल्ट ना, है ना, वो सबसे तगड़ा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। फ्रेश वाटर को आइसोटोनिक मत बोलना। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, अंदर और बाहर कंसंट्रेशन सेम। जो भी आप हाइपर, हाइपो, आइसो की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की, बाहर की, किसकी बात कर रहे हैं, और सोल्यूट की या सॉल्वेंट की, सोल्यूट की। देखो बच्चे, तुम्हें लग रहा होगा कि एक चीज बार बार ऐसे बोले जा रहे हैं, तब से बेटा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी में ही गड़बड़ होती है, पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, कि पानी कहां जा रहा है और कहां एंटर कर रहा है। समझ आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो ध्यान से सुनना। अनमोल जी शादी के बाद गोवा गए, पहले जाना चाहिए था बेवकूफ, ठीक है, शादी के बाद क्या गए, गोवा गए। वहां से अनमोल की वाइफ को, अनमोल की वाइफ को समुंदर में कोई मछली पसंद आ गई और उन्होंने उस सी वाटर फिश को घर लाने की ठान ली। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, उस सी वाटर फिश को घर लेके आएंगे। ठीक है, मोल भी क्या कर सकता था, कहता ठीक है भाई कोई बात नहीं, ठीक है, शार्क नहीं पकड़ी थी, ठीक है, छोटी फिश थी। तो फिश लेके वो लोगों, इन्होंने क्या किया, समुद्र का पानी जो भी था भरा एक बॉक्स में, उसमें फिश डाली, ठीक है, और घर ले आए। ठीक है, घर लाते ही एक दो दिन जब हो गए तो अनमोल की वाइफ ने बोला कि आप ऐसे करो भी, मुझे तो फिश से डर लगता है, तो आप ऐसे करो वो वाटर क्या कर दो, चेंज कर दो। अनमोल ने क्या किया, सी वाटर को निकाल दिया और उस फिश को क्या कर दिया, फ्रेश वाटर में डाल दिया, डाल दिया फ्रेश वाटर में। शाम को क्या देखती है अनमोल की वाइफ कि जो ये फिश है फूल गई और दूसरी बात भी हिल नहीं रही है। तो अनमोल को बोला, अनमोल कहता तेरा दिमाग खराब है, तूने ज्यादा खाना डाल दिया, वो खा खा के अब वो फूल गई, अब उससे हिला भी नहीं जा रहा है, थोड़ा खाना डालती तो सही होता। बट यू नो हाउ इंटेलिजेंट ही इज, इसको समझ आ गया कि एक गड़बड़ हो गई। आप बताओ क्या गड़बड़ हुई है, वाटर, मतलब ध्यान से सुनना, फिश जब सी वाटर में थी तो फिश की अंदर की कंसंट्रेशन किसके हिसाब से थी, सी वाटर के हिसाब से। ना पानी अंदर जा रहा था, ना पानी क्या आ रहा था, बाहर आ रहा था फिश के लिए। ठीक है, लेकिन
जैसे फिश को फ्रेश वाटर में रखा तो ये सॉल्यूशन क्या बन गया फिश के लिए, हाइपोटोनिक। तो पानी कहां मूव करने लगा, फिश के अंदर। फिश क्या कर गई, स्वेल। और ये तो इन्होंने जल्दी देख लिया, अगले दिन फिश क्या कर सकती है, बर्स्ट कर जाएगी और क्या करेगी, मर जाएगी। क्या करेगी, मर जाएगी। बट द वाइफ इज स्टिल इन द प्रोसेस की मैंने खाना ज्यादा डाल दिया, इसलिए मछली क्या कर गई, मर गई। क्या कर गई, मर गई। चलो, अनमोल ने कभी बता भी दिया कि यार हमने गलती की, हमें फिश के साथ थोड़ा सा सॉल्ट डालना था, पानी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखना था, सेम रखना था। ठीक है, चलो अगली छुट्टियों में ये चले गए मनाली, है ना। लड़कों तुम्हें बता रहा हूं, शौक सेम रहेंगे, है ना, चाहे उसकी वजह से किसी की जान चली जाए, स्टिल जो उसने कह दिया वो ही मानेगी बच्चे। ठीक है, दोबारा क्या पकड़ी गई, फिश। ठीक है, मनाली में क्यों नहीं होती फिश, नदी है यार, जहां पानी है वहां फिश होगी। तू जाया या मनाली तो तू मतलब हो गया, सब कुछ तुझे ही पता है। नदियों में भी क्या होगी बच्चे, फिश होगी। इसको कौन सी फिश बोलते हैं हम, फ्रेश वाटर फिश। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, घर ले आए, अनमोल को बोला, ओ भाई, अनमोल को बोला क्या कि फिश का वाटर चेंज कर दो, बट एकदम से उसको याद आ गया, कहते नहीं पिछली बार इसने गड़बड़ की थी, है ना। वो कहते कि अब साइंटिस्ट मैं हूं। उसने क्या किया, पानी डाला और बात याद रह गई कि अनमोल ने कहा था वो फिश मरी थी बिकॉज उसमें क्या नहीं डाला था, सॉल्ट। तो चक के 4 चम्मच नमक डाल दिया। क्या कर दिया, 4 चम्मच नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद थोड़ी देर बाद फिश को देखा गया तो फिश छोटी हो गई। फिश क्या हो गई बच्चे, छोटी हो गई। फिश होगी या नहीं होगी, यार वो तो बेचारी सही थी ना, पहले ये कह रहा था सॉल्ट डाल लो, उसने अब सॉल्ट डाला तो भी मर गई वो तो। अब कौन सा बन गया ये सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। कौन सा हो गया, हाइपरटोनिक। तो प्रोसेस कौन सा हो गया आपका, एक्स ऑस्मोसिस। कौन सा हो गया, एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चे, क्लियर है बेटा, ठीक है, एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है, कोई नहीं, फिर पानी से निकाल कर, नमक तो डला हुआ था ही, बाकी आगे। या नहीं खाते आप, खा लेते फिर तो क्या देख रहे, पकौड़े बन गए होंगे शाम में। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत। बोर्ड का क्वेश्चन आता है, बोर्ड का क्वेश्चन था ये कि फ्रेश वाटर फिश को अगर सॉल्टी वाटर में रखोगे तो वो क्या कर जाएगी, श्रिंक बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सऑस्मोसिस। और अगर आप सॉल्टी वाटर की फिश को फ्रेश वाटर में रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, स्वेल ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस, ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस। क्लियर है बच्चे, दोनों कंडीशन में फिश को मरना है, इसलिए फिश जहां है उसे उसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। ऐसे ही बच्चे जो लोग फिश खाते हैं, तुम्हें पता होगा अलग अलग टेस्ट होता है सी वाटर फिश का और जो फ्रेश वाटर फिश होती है, दोनों के टेस्ट में फर्क होता है, क्योंकि उनके सेल सैप की कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, फर्क आएगा। इज इट क्लियर, सेल कंटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में क्या आएगा, फर्क आएगा। समझ आ गई बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सारी कहानी कहां घूम रही है, बाहर वाला सॉल्यूशन क्या है, हाइपर हाइपो। हाइपर है तो एक्सऑस्मोसिस, हाइपो है तो एंड ऑस्मोसिस। क्या होगा, एंड ऑस्मोसिस। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो, मैं कौन था, सेल मेम्ब्रेन। मैं जैसे जैसे मेरे अंदर वाटर कंटेंट बढ़ते जाएंगे, मैं कहां फोर्स लगाऊंगा, सेल वॉल पे। और सेल वॉल पे मैं क्या लगाऊंगा, प्रेशर। क्या लगाऊंगा, एक सिंपल सी बात है, मैं जाके सेल वॉल से टकराया, मैंने सेल वॉल पे प्रेशर लगाया, उस प्रेशर को बोलोगे टग प्रेशर। क्या बोलोगे, टग प्रेशर। और दीवार ने मेरा सर फोड़ दिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रेशर, वो कौन सा है, वॉल प्रेशर। समझ आ गई, लिखो टग प्रेशर, टग टग प्रेशर, द प्रेशर अप्लाइड बाय
the pressure applied by cell contents, the pressure applied by cell contents on cell wall, the pressure applied by cell contents on cell wall is called Turger pressure. The pressure applied by cell contents on cell wall is called Turger pressure, and the pressure applied by cell wall on cell contents, पहले cell contents on cell wall था, and the pressure applied by cell wall on cell contents, cell wall on cell contents, cell wall on cell contents is called wall pressure. एक और बात यार, कहते हो हमें डर लगता है इसलिए हम डाउट्स नहीं पूछते, ये क्या कंसेप्ट है डर वाला? मतलब डरते हो ठीक है, डरना चाहिए, बट मुझे तो नहीं लगता तुम लोग डरते हो, जैसे तुम लोग सीधा बोल देते हो। और नए वाले बच्चे हैं बेटा, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है ये 10 एक दिन है, बाद में देखना ये हमारे साथ क्या करेंगे ये सब। तो डरने डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई डाउट प्रॉब्लम हो पूछ लिया करो, फिर भी शर्म आती है तो मैसेज डाल दिया करो कि सर आज ये टॉपिक का ये नहीं समझ आया, कल दोबारा बता देना, मैं बिना तुम्हारा नाम लिए पढ़ा दूं, ठीक है? चलो, हो गया वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, समझ आ गया? ओके बेटा ध्यान से सुनो, भाई 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 ध्यान से देखो, सुनो, जैसे जैसे वाटर अंदर आता जाएगा, रिजुल जी, रिजुल मैम, जैसे जैसे एक सेल के अंदर वाटर रक्षित एंटर करता जाएगा तो सेल टर्गर प्रेशर को बढ़ाता जाएगा। जितना टर्गर प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ऑपोजिट में कौन सा प्रेशर बढ़ेगा? वॉल प्रेशर। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है? थर्ड लॉ लग रहा है। अच्छा, क्या टर्गर प्रेशर प्लांट के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, क्योंकि जितना टर्गर प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्लांट सेल क्या रहेगा, कोई भी सेल क्या रहेगा? टर्जिड। टर्जिड रहेगा तो उसकी शेप प्रॉपर रहेगी, उसमें स्ट्रेंथ रहेगी। मान लो मैं प्लांट से एक लकड़ी तोड़ के अभी लाके 4 बच्चों को पीट देता हूं, और उसी लकड़ी से उतनी ही फोर्स से बच्चे को 2 दिन बाद पीटता हूं, दर्द कब ज्यादा होगा? ताजी लकड़ी में, बिकॉज इट विल बी टर्जिड। 2 दिन बाद वो क्या हो चुकी होगी? फ्लैसिड। फ्लैसिड हो जाएगी तो उससे इतनी चोट नहीं लगेगी। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए इसमें, बाकी इसके मैं यूजेस बताऊंगा। अब ध्यान से सुनना, जर्मिनेशन याद है सबको? जर्मिनेशन याद है, 2 तरह की थी, एपीजियल और हाइपोजियल। चलो ठीक है, हाइपोजियल जर्मिनेशन में सिर्फ बाहर कौन आता था? प्लिम्यूल। एपीजियल में कॉटिलिडन्स प्लिम्यूल के चिपके थे और वो पूरे के पूरे सॉइल से क्या आते थे? बाहर। अब बीज जो लगाते हैं आप 1-2 इंच नीचे लगाते हैं, उसके ऊपर क्या डाल देते हैं? मिट्टी। उस मिट्टी को पुश करके बीज को क्या करना है? बाहर निकलना है। इसका मतलब जो प्लिम्यूल है वो टर्जिड है या फ्लैसिड है? टर्जिड। उसकी क्या ज्यादा है? टर्जिडिटी। कौन सा प्रेशर ज्यादा है उसमें? टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर की वजह से वो क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वो बाहर आ जाएगी। समझ आ गई बच्चे? ऐसे ही सीड कोट को तोड़ के उसके अंदर से एम्ब्रियो निकलना किस वजह से हो पाता है? अगर उसका क्या ज्यादा है? टर्गर प्रेशर। तुमने देखा है कई बार पक्के फर्श के ऊपर भी पौधे निकल आते हैं, है ना? निकल आते हैं ना बच्चे? क्यों निकल आते हैं? बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो आप ये लगा लो कि दीवारों से भी निकल आता है। सीमेंट लगा रखी है ना, तो भी वहां से सीमेंट को तोड़ के और वो क्या करेगा? बाहर आ जाएगा, पीपल का जो ट्री होता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? टर्गर प्रेशर। बिकॉज ऑफ व्हाट? टर्गर प्रेशर। कोई प्लांट बिल्कुल सीधा रहता है बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर। कोई प्लांट सन की तरफ झुकता है बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर। सनफ्लावर पूरे दिन में ऐसे रहता है और जैसे ही शाम होती है ऐसे हो जाता है, ड्यू टू टर्गर प्रेशर। जब ऐसे है तो टर्गर प्रेशर क्या है? ज्यादा। गार्ड सेल्स ओपन ड्यू टू टर्गर प्रेशर,
और टग प्रेशर कम होते ही गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, बंद। ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस सब कुछ क्या करता है, रुक जाता है। तो इज टग प्रेशर इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट? यस। टग प्रेशर की वजह से क्या मिलती है प्लांट को, टर्जिडिटी, स्ट्रेंथ मिलती है, और एडवर्स कंडीशन में भी प्लांट क्या करता है, सरवाइव करता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब यार कॉमन सेंस, मैं चांटा मारूंगा, समझ आ गई ना? सुनो ध्यान से, इतने बढ़िया नंबर आए केमिस्ट्री में यार, जाते हुए मैंने तारीफ करनी थी, तू ऐसे ही कर दूंगा। ठीक है, क्या हुआ बच्चे, पानी अंदर आए जा रहा है, ठीक है, सेल फूलता जा रहा है, और पानी अंदर आ रहा है, सेल फूल रहा है, चलो हमारा सेल है तो बर्स्ट कर जाएगा, प्लांट का सेल है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब और पानी अंदर नहीं आ पाएगा, यस और नो? क्योंकि अंदर वाटर का लेवल क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। सॉल्यूशन बाहर वाला अभी भी हाइपोटोनिक है, लेकिन तब भी और पानी अंदर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अब प्लांट सेल की बस हो चुकी है, अब वो और अंदर पानी एंटर नहीं करने दे रहा। तो अंदर का जो टग प्रेशर है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, हाई, तो वो और पानी को अंदर एंटर नहीं करने देगा। ऐसा प्रेशर जब एक सेल के अंदर बन जाए, ऐसा प्रेशर सेल में बन जाए कि वो फ्रेश वाटर को अंदर ना आने दे, इस प्रेशर को क्या बोलते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार सुन लो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस। सही या गलत, सही या गलत? कि मिनिमम इतना प्रेशर लगाओ कि और ऑस्मोसिस ना। क्लियर है बेटा? एक प्लांट के अंदर पानी अंदर आने की वजह से अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि अब और पानी अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसको आप क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलोगे इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आ गया? अच्छा, लेकिन पानी जिद करी बैठा है, भाई मुझे तो अंदर जाना ही जाना है, तो हम यही कहेंगे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर है 30 पास्कल्स, तो तुझे एटलीस्ट कितना पास्कल लगाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, 30 में तू ना अंदर जाएगा ना बाहर, तो कितना लगा, 31 अंदर चला जाएगा। लेकिन फिर प्लांट सेल क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बर्स्ट कर सकता है। ठीक है, तो लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर is the minimum pressure, is the minimum pressure that must be exerted. It is the minimum pressure that must be exerted, that must be exerted to prevent, to prevent, that must be exerted to prevent further, to prevent further passage of solvent, further passage of solvent, स्लैश मार के लिखो water, further passage of solvent or water in the solution, in the solution through a, in the solution through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane। एकदम क्लियर है बेटा? भी एटलीस्ट तुम इतना प्रेशर लगाओ कि आगे ऑस्मोसिस कंटिन्यू ना हो, है ना? तो उस प्रेशर को आप क्या बोलते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। यार एक तरह से क्या ऑस्मोटिक प्रेशर टग प्रेशर की तरह ही है भी, अंदर पानी आने की वजह से सेल कंटेंट्स इतना ज्यादा प्रेशर कहां की तरफ लगा रहे हैं, बाहर की तरफ। बट इसको अलग से अपने को लिखना पड़ेगा, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आ गई बच्चे? टग प्रेशर कंटेंट्स ऑन वॉल, वॉल प्रेशर वॉल ऑन कंटेंट्स, और मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो डेफिनेशन ये भी सही है, टू फर्दर स्टॉप ऑस्मोसिस, बट सर को मैंने बताया ना आपको, अब मैं वो इट भी काफी जगह पे हटा रहा हूँ, इसी वजह से हटा रहा हूँ ताकि यार आप आदत ही वैसी डाले फिर, ठीक है, पेपर में नंबर ना लूज करें। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? सीजल जी नींद आ रही है तो पानी पियो, सोना नहीं है। क्लियर है बेटा इतनी बात? चलो अब आप थोड़ा, हाँ जी, टगर और ये
टर्गर की लिमिट ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब टर्गर प्रेशर अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया, अब उसको क्या बोल दोगे तुम? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक उसे तभी बोलोगे जब और पानी अंदर नहीं आ रहा है, जब तक पानी अंदर आ रहा है तब तक वो नॉर्मल टर्गर प्रेशर है। टर्गर प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? एक तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लिखना दोनों को क्या है? अलग अलग लिखना। ठीक, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी है या नहीं? है या नहीं? नहीं है? दीप, शुभम जल्दी आओ, आजा आजा दीप आजा। आजा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से उतर। बस देखो बच्चे, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पानी आराम से एंटर कर रहा है, बड़े सोल्यूट पार्टिकल एंटर नहीं कर रहे। ठीक है, अंदर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए पानी बाहर से क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है। लेकिन प्लांट को मिनरल्स चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेंट्रेशन को प्लांट डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यहां बहुत ज्यादा मिनरल्स है, लेकिन ये सारे प्लांट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये यूज कर लिए तो फिर और पानी अंदर आना क्या हो जाएगा? भव्या क्या हो जाएगा? और पानी अंदर आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये मिनरल है और मैं चाहता हूं ये मिनरल अंदर आ जाए प्लांट के। ठीक है, अब सारा काम इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का है। लिविंग है या डेड है? सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, बट इट इज सेमी परमिएबल, बट इट इज सेमी परमिएबल। ठीक है, हमें पता ना, इधर आ जाओ। ठीक है, इट इज सेमी परमिएबल। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या होगा अगर वो मिनरल मुझे चाहिए और वैसे भी ये मिनरल पानी के साथ इधर आने की कोशिश करेगा, करेगा ना? लेकिन यहां से पानी एंटर कर रहा है, ये अंदर एंटर नहीं कर रहा। अब प्लांट इस सेल मेम्ब्रेन को देगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इसके पास हाथ तो नहीं है कि इसको पकड़ के और अंदर धक्का दे दे। ये क्या करेंगे? ध्यान देना, ये क्या करेंगे? ये ऐसे हो जाएंगे, बस ऐसे टेढ़े हो जाओ। हो गया ऐसे टेढ़े? ऐसे टेढ़े होते ही ये क्या करेगा? अंदर यहां फंस जाएगा, बीच में आ गया, है ना? अब इनको क्या मिली हुई है? बहुत ज्यादा एनर्जी। अब ये वापस क्या होंगे? सीधे होंगे, और तुझे जिस साइड धक्का लगे तो उस साइड मतलब मूव कर दियो। ये क्या आ गया? ये अंदर आ गया ना ये। यस, इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गया? देखो, ये कहीं नहीं है, तुम्हारी किताब में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि मिनरल्स को अंदर आने के लिए किसकी परमिशन चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। इनको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। ये अपनी किसी मूवमेंट से आगे पढ़ोगे, ऐसा ही नहीं होता, थोड़ी ये तो वैसे ही डिपिक्ट करने के लिए। तो इनमें क्या होगी बच्चे? थोड़ी मूवमेंट होगी, जिस वजह से ये अपने मैकेनिज्म से मिनरल आयन को कहां भेज देंगे? अंदर। तो मिनरल अपनी लो कंसंट्रेशन से कहां आ गया? हाई कंसंट्रेशन पे, बाय यूजिंग एनर्जी, बाय यूजिंग एनर्जी। ठीक है, अब अंदर वाला मिनरल भी कहता है कि मैं भी तो जाने की कोशिश करूं, कहेगा ना वो भी, मैं भी जाने की कोशिश करूं। तो जो ये साइड है, ये अंदर वाले मिनरल्स को बाहर जाने नहीं, जो मर्जी हो जाए, प्लांट के अंदर के मिनरल्स बाहर नहीं जाएंगे। प्लांट में पानी की कमी आ गई, तुम्हें भी पता है, अगर सोल्यूट बाहर निकल जाए तो प्लांट में पानी उतना ज्यादा नहीं चाहिए होगा, लेकिन उस कंडीशन में भी अंदर के सॉल्वेंट्स बाहर नहीं जाएंगे। समझ आ गई बच्चे? तो प्रोसेस लिखो। थैंक यू बेटा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस लिखो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट is a movement of substance, is a movement of substance। क्या लिखवाऊं बच्चे? हाई टू लो या लो टू हाई? लो टू हाई। is a movement of substance from its low concentration, from its low concentration to high concentration, from its low concentration to high concentration using
using energy in the form of ATP. Active transport is the movement of substance from low to high concentration by using energy in the form of ATP. डायरेक्ट क्लियर है बच्चे? In the form of ATP. अच्छा, कौन जाता है अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, पानी या मिनरल आयंस? तो लिख लो, आयंस एंड मिनरल्स मूव इन रूट हेयर्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Ions and minerals move in root hairs through active transport. Ion and minerals move in root hairs through active transport. Through active transport. चलो, ट्रांसपिरेशन पढ़ा था. ऊपर से पानी क्या हो जाता है प्लांट में? कम. नीचे से पानी कहाँ जाता है? ऊपर. नीचे पानी की क्या आ जाती है? कमी. कहाँ आता है? अंदर. कहाँ आता है? ऊपर. ऊपर वाला कहाँ जाता है? बाहर. ये एक सिस्टम चला. देखो, जा रहा है बच्चे, पानी आता जा रहा है. लगातार प्लांट के अंदर क्या आता जा रहा है? पानी आता जा रहा है. ठीक है, सही नहीं है एग्जाम्पल को रिलेट करना, लेकिन स्टिल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताना चाहता हूं. हमने एक प्रोसेस किया था साइफन सिस्टम, अगर नहीं आता तो वैसे ही सुन लो. आपने क्या, एक बकेट है आपके पास बकेट है. बकेट के अंदर आपने क्या कर दिया? एक पाइप लगा दी. पाइप से पानी खींचा और उसको छोड़ दिया. क्या पाइप में लगातार पानी चलता रहेगा? चलता रहेगा. पढ़ा था ना पिछली बार. बाल्टी है, उसके अंदर पानी है, ठीक है, पानी का लेवल ऊपर है, आपने पानी खींचा और पाइप को नीचे कर दिया, पानी चलता रहेगा. साइफन सिस्टम किया था ना. अब प्लांट के अंदर लगातार कौन आता जा रहा है बच्चे? पानी. लगातार कौन आता जा रहा है? पानी. तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है रूट्स में. क्या डेवलप हो जाता है रूट्स में? मतलब ये पानी आया, पीछे से और पानी आया, इसने इसको क्या किया? पुश कर दिया. उसके पीछे और पानी आया, क्या किया? पुश कर दिया. और पानी आया, क्या किया? पुश कर दिया. बात समझ आई? मतलब मान लो छोटा सा एक कोई पानी जा रहा है छोटी थोड़ी सी जगह पे, मैंने हाथ से उसे पुश कर दिया, फिर दूसरा पुश कर दिया, फिर तीसरा. जैसे समुंदर की वेव्स एक दूसरे को क्या करती है बच्चे? पुश करती है. ऐसे प्लांट में जो पानी आ रहा है वो बार बार क्या कर रहा है? उसको पुश कर रहा है. तो इस की वजह से क्या डेवलप हो जाता है? एक प्रेशर. क्या डेवलप हो जाता है? किस डायरेक्शन में? इनवर्ड डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में? कि जो पानी जा रहा है उसको पीछे से वाटर आएगा, वो क्या करेगा? पुश कर देगा. फिर आ रहा है, फिर क्या करेगा? पुश कर देगा. तो इसको बोलते हो आप रूट प्रेशर. क्या बोलते हो आप इसे? रूट प्रेशर. लिखो, रूट प्रेशर इज द प्रेशर डेवलप्ड. रूट प्रेशर इज द प्रेशर डेवलप्ड due to continuous. Root pressure is the pressure developed due to continuous inward movement of water. Continuous inward movement of water through cell to cell osmosis. क्योंकि सारे ऐसे सेल से सेल जुड़े हुए हैं ना, जाइलम के भी तुम्हें पता है सेल से सेल जुड़े हुए हैं. तो एक सेल से पानी दूसरे में, दूसरे तीसरे में, पीछे से पानी आए जा रहा है, वो एक दूसरे को क्या करे जा रहे हैं बच्चे? पुश किए जा रहे हैं ऐसे, और आगे आगे पानी क्या कर रहा है? ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है. अच्छा, एक लाइन लिखो, एसेंट ऑफ सैप इज ड्यू टू ascent of sap is due to. हाँ जी बच्चे, नंबर 1 कौन सी फोर्स थी? वो याद है? सक्शन फोर्स, जिसका दूसरा नाम होता है बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल. ये खींच रहा था ना सैप को ऊपर, यस या नो?
ऊपर से पानी उड़ जाता है तो पानी को ऊपर खींचता है ना कौन? सक्शन फोर्स। और दूसरा नाम उसका क्या है? ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या कोई और चीज भी है जो पानी को खींच रही है ऊपर या धक्का दे रही है उसे? कौन सा? रूट प्रेशर। तो दूसरा कौन है? रूट प्रेशर। सक्शन फोर्स पुल करेगी, रूट प्रेशर पुश करेगा। सक्शन फोर्स क्या करेगी बोलो बच्चे? पुल। रूट प्रेशर क्या करेगा? पुश करेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, हो गया। एक्सपेरिमेंट्स है वो कल कराने हैं। ये हो गया डिफ्यूजन। अच्छा लिखो पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? पैसिव ट्रांसपोर्ट, अच्छा रिवर्स ऑफ एक्टिव मतलब हाई टू लो विदाउट एनर्जी। अब हाई टू लो किस किस में होता है? ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में। मतलब मेन पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या है? जब मूवमेंट हो किसी सब्सटेंस की विदाउट यूजिंग एनर्जी। और विदाउट यूजिंग एनर्जी हमेशा कहां से कहां होगी? हाई टू लो। हाई टू, तो लिख लो बस ऐसे लिख लो, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, movement of substance without using energy, movement of substance without using energy from, without using energy from, क्या लिखोगे? high to low concentration, from high to low concentration, from high to low concentration, from high to low concentration. हाई टू लो, ये रोकना, रोक दो, स्टॉप कर दो उसे।